जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है संजय और आप सभी लोग देख रहे हैं केडी कैंपस बिलसंडा यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है सभी का हमारे एक और नए सेशन में। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हमने सिंधु नदी को फिनिश किया था और नदियां जो कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है, उसके आगे हम आज सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में आज हम बात करें। तो स्वागत है सभी का और फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए सभी लोग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। बाकी अब हम चलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम पढ़ेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, इसको आज हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को भी हम ख़त्म कर देंगे। सिंधु नदी जो हमारी है वो पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी। बात करें पिछले वीडियो के अंदर, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या बात की थी कि सिंधु नदी के उद्गम स्थल के बारे में। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? निकलती कहाँ से ये? तो बोखरचू से निकलती है। बोखरचू कहाँ है? ये बोखरचू मानसरोवर में है। कहाँ है मानसरोवर? तिब्बत में। तो सिंधु नदी को हमने लगभग पूरा उसमें समाप्त कर दिया था और बाकी जो चीज़ें बची थी वो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, जिससे कि मतलब हमें पता नहीं लगा कि कौन सी जो टॉपिक है, कौन सी जो हेडलाइन है वो हमने नहीं कराई है। तो आज हम बात करेंगे सिंधु की सहायक नदी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो जो सिंधु की जो सहायक नदियां तो हैं लगभग काफ़ी, लेकिन हम कुछ मेन जो नदियां हैं हमारी उन्हीं को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक नदियां। तो कौन कौन सी हैं? झेलम नंबर 1 पर हम बात करते हैं, झेलम। उसके बाद हम बात करेंगे चेनाब की। उसके बाद में हम बात करेंगे ब्यास की। उसके बाद में हम फिर बात करेंगे रावी की। उसके बाद में हम बात करेंगे सतलज की। इन सभी नदियों के ये नदियाँ कहने को तो ब्यास चेनाब की सहायक है, लेकिन ये सब आती सिंधु की सहायक नदियों में ही हैं, क्योंकि जहाँ पर पंजाब बनता है तो 5 नदियाँ जब जाकर मिलती हैं तो वहाँ पर हम जब इसको पंजाब बोलते हैं तो हम इन्हीं को इसकी सहायक नदियाँ बोल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे सभी को। सतलज हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, चेनाब हो गई। ये लगभग जो 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं इनको हम पढ़ेंगे। अगर बाकी हम और इसकी सहायक नदी की बात करें तो उसमें हो जाएगी द्रास, जास्कर, श्योक और गिलगित। ये जो नदियाँ हैं ये हो जाएंगी हमारी सिंधु की सहायक नदियाँ। बात करें हम आगे तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी के बारे में हम बात करेंगे। फ़ॉन्ट में थोड़ा मोटा कर लूँ। झेलम नदी के बारे में बात करेंगे। झेलम नदी, तो झेलम नदी के सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम स्थल इसका। उद्गम स्थल इसका कहाँ है और कौन सा है? तो उद्गम स्थल है इसका शेषनाग या वेरीनाग झील। शेषनाग या वेरीनाग झील। और ये कहाँ है? ये अनंतनाग में है। अनंतनाग में। कहाँ पर है ये? अनंतनाग में। अनंतनाग कहाँ का ज़िला है? तो J&K, जम्मू कश्मीर का। बात की है हमने झेलम नदी हमारी जो है, इस झेलम नदी की जब हमने बात की है तो इसका उद्गम स्थल है कहाँ पर है? शेषनाग या जिसको वेरीनाग बोलते हैं। ये झील पड़ती है, कहाँ पड़ती है? अनंतनाग एक ज़िला है। कहाँ का ज़िला है? जम्मू कश्मीर का। तो वहाँ से इसका जो उद्गम है वो होता है। बात करें सबसे पहले कि ये जो नदी है, लिखिएगा सभी लोग, यह नदी कश्मीर घाटी से होकर जाती है। कश्मीर घाटी से होकर जाती है। अगर कभी भी एग्जाम में आया कि ऐसी कौन सी नदी है जो कश्मीर घाटी से होकर जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झेलम नदी। और कश्मीर में एक मिट्टी भी मिलती है जो करेवा मिट्टी है, जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो केसर की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका जो फैक्ट है वो आप सभी लोग लिख लीजिए। वो है हमारा कि जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी
जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे कि श्रीनगर है। श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इसी नदी पर स्थित है। यानी जो जम्मू कश्मीर हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसकी जो राजधानी है हमारी, कौन सी राजधानी है? श्रीनगर। तो वो इसी झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। तो कौन सा नगर स्थित है? श्रीनगर स्थित है। बात करें हम इसके आगे थोड़ा सा, इसके आगे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ परियोजनाएं भी हैं। परियोजनाएं इसके ऊपर जो परियोजनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं? इसके ऊपर एक तुलबुल है, तुलबुल परियोजना है। उसके बाद में उकाई है, उकाई जल विद्युत, यहाँ पर उकाई जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। उसके बाद में एक और है किशन गंगा। ये जो तीन जो परियोजनाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तीनों जो परियोजनाएं हैं हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं और थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ थोड़ा सा गलत लिख दिया है। तो यहाँ पर ये उकाई नहीं होगा, उरी होगा। उरी जल विद्युत परियोजना। जो उरी जल विद्युत परियोजना है वो यहाँ पर झेलम नदी पर स्थित है। क्योंकि जो उकाई की अगर हम बात करें, तो ये ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है। उकाई, कांकरापारा ये ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है। तो कौन कौन सी परियोजना है? एक तुलबुल परियोजना है, उरी जल विद्युत परियोजना है और किशन गंगा परियोजना है। 3 परियोजना, यानी परियोजना के अंतर्गत बांध आते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है? सहायक ये किसकी सहायक है? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ये किसकी सहायक नदी है? ये है चिनाब की सहायक नदी है ये। बात करें अगर इसका जो प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा वितस्ता। प्राचीन नाम जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा वितस्ता। और यही वितस्ता का युद्ध होता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। वितस्ता का युद्ध होता है इसी नदी के किनारे। सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध होता है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है। इसी युद्ध को हम बोलते हैं हाई डेस्पीज का युद्ध। इसी युद्ध को हम बोलते हैं हाई डेस्पीज का युद्ध। और ये वितस्ता के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी के जो किनारे ये जो युद्ध था वो लड़ा गया था। तो इतनी हमने बात कर ली झेलम नदी के बारे में। अब हम आपको दिखा देते हैं इसका मैप। थोड़ा सा आप लोग मैप देख लीजिए। यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र के ही अंतर्गत आते हैं ये चीज़ें। मैप में हम आपको दिखा देते हैं कि झेलम नदी कौन सी है। ये यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और ये अब आई होप दिख रहा होगा। ये यहाँ पर जैसे कि सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से ये झेलम नदी यहाँ से निकल रही है, झेलम नदी यहाँ से, और ये इधर से आकर चेनाब में मिल जा रही है। देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर, ये यहाँ से झेलम नदी निकल रही है और चेनाब में आकर मिल जा रही है। और यहीं पर जो अनंतनाग जिला है, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जो जिला है वो स्थित है। और उसी से यहाँ पर कौन सी झील बताई थी हमने आपको? तो शेषनाग या वेरीनाग इस झील से निकलती है। और यहाँ से निकलते हुए यहाँ से पाकिस्तान में जाने के बाद, एंटर करने के बाद ये चेनाब में मिल जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे जब हम बात करेंगे तो अगली जो हमारी नदी होगी वो होगी चेनाब।
अगली जो हमारी नदी होगी वो कौन सी होगी? चेनाब। चिनाब भी बोलते हैं इसको या चेनाब भी बोलते हैं, चेनाब भी बोलते हैं। तो जो भी आप लोग समझिए, जैसा कि बोला जाता है आप लोगों के द्वारा वैसा ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब हम इसके बात करेंगे उद्गम स्थल के बारे में, उद्गम इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को पता होगा कि चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा का मिलन स्थल, और अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये निकलती है बाड़ा ला चा ला, बाड़ा ला चा ला दर्रा। दर्रा हम पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको दर्रे पढ़ा दिए हैं। तो जो दर्रे यहाँ पर ये जो बड़ा ला चा ला दर्रा हो जाएगा, ये कहाँ पर होगा? हमने आपको बताया था कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको ये सभी दर्रे पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों को नहीं वो वीडियो मिली है तो हम उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो ये वीडियो से आप लोग वहाँ पर देख लीजिए जाकर। बड़ा लाचला दर्रा, जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो हमने सब आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, और इसीलिए वहीं से देखो क्वेश्चन बन रहे हैं। बड़ा लाचला दर्रा से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? क्वेश्चन आता है ऐसे, तो कौन सी नदी होता? चेनाब नदी हो जाएगी। ठीक, बात करते हैं आगे। तो चेनाब नदी जो है, इसके बारे में एक फैक्ट है, वो फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। जी, तो ये जो फैक्ट है हमारा वो नोट कर लीजिए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की जब हम बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? चेनाब हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं परियोजना के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत जो परियोजनाएं आती हैं, इसकी जो परियोजनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, उन पे भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले सलाल, उसके बाद में दुलहस्ती, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना। सलाल, दुलहस्ती एवं बगलिहार परियोजना, ये तीन जो परियोजनाएं हैं, तीनों के अंतर्गत जो आने वाले जो बांध हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए सलाल या दुलहस्ती या बगलिहार जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो सभी लोग बताएंगे कौन सी नदी हो जाएगी हमारी? चेनाब नदी हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? और बात करें अगर इसके मुहाने की हम, तो मुहाने की अगर हम बात करेंगे तो मुहाना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्या हो जाएगा मुहाना? सभी लोग बताएंगे कि सिंधु नदी में मिल जाती है। मुहाने की हम बात करेंगे तो सिंधु नदी में मिल जाती है। और कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में मिलती है। यहाँ तक बात क्लियर? इसके बाद में हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे अगर, तो आगे एक और छोटा सा टॉपिक यानी छोटा सा फैक्ट हमारा बचता है, वो कौन सा हो जाएगा? प्राचीन नाम। इसका जो प्राचीन नाम वो था अस्किनी। इसका जो प्राचीन नाम था वो था अस्किनी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बात करें अब आगे, तो आगे देख लेते हैं कौन सा इसमें टॉपिक हमारा बचा हुआ है। लगभग सभी जो है वो हो चुका है हमारा, बाकी अब तो कुछ बचा भी नहीं है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। चेनाब नदी के बारे में हमने क्या क्या बात की? उद्गम स्थल के बारे में बात की। तो उद्गम स्थल इसका कौन सा है? चंद्रा और भागा का मिलन स्थल बाड़ा लाचला दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में बात की हमने इसका जो फैक्ट है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
इसके बारे में जो परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सलाल परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है और बगलिहार परियोजना है। बात करें मुहाना की, तो मुहाना इसका कहीं नहीं है, ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान में मिल जाती है। ये अपना जो पानी है वो सिंधु नदी को दे देती है। कहाँ दे देती है? पाकिस्तान में दे देती है अपना पानी सारा। प्राचीन नाम की हमने बात की, तो बात हो गई यहाँ पर अस्किनी की। आगे बात करते हैं, चलो हम आगे जो हमारी नदी होने वाली है वो होगी सतलज या सतलुज। यहाँ पर आगे हमने बात की सतलुज। सतलज नदी की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। सतलज नदी की बात हम अगर करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उद्गम से। उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो आप लोग बताएंगे कि भैया उसका उद्गम वहीं से होता है जहाँ से होता है सिंधु नदी का मानसरोवर झील। और अगर पेपर में आ जाए कि मानसरोवर झील में भी कहाँ से होता है, तो क्या बताएंगे कि सर ये होता है राकसताल से, या कहीं कहीं लिख के आता है कि राक्षस ताल। अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि बताइए सतलज नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील में है। और कहाँ है? राकसताल या राक्षसताल। ये तो सभी जानते हैं कि मानसरोवर झील कहाँ है, तो तिब्बत में है। तिब्बत में है। ठीक, इसके आगे हमने बात की, तो ये अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलती है जाकर? ये चेनाब में मिलती है, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में चेनाब में मिल जाती है। मिल जाती है। ठीक। और एक बात, अगर हम एक और नदी की अगर हम बात करें तो वो हमारी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? बताइए सभी लोग। एक और जो हमारी बात है जो छूटी जा रही है, भारत में प्रवेश। भारत में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? तो होता है वो शिवकिला दर्रे से। शिवकिला दर्रा। भारत में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? शिवकिला दर्रे से। अच्छा, अगर हम शिवकिला दर्रे की बात करें तो उस वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि शिवकिला दर्रा कहाँ है, तो ये भी है हमारा हिमाचल प्रदेश में। भाई लोगों, दर्रे जरूर याद करके जाइए, क्योंकि दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। एसएससी जीडी में तो देखने को मिलता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना हमारा पास वाला दर्रा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पास जो वाला टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये आप लोग ज़रूर क्लियर करके जाइए, क्योंकि अगर यही टॉपिक आप लोगों का क्लियर नहीं होगा, जैसे कि झील हो गई और दर्रा हो गया, तो पूरी फिर जियोग्राफी पढ़ने के क्या फ़ायदा? अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर फ़ायदा क्या निकलेगा? ठीक। बात करें आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे बात होगी हमारी सबसे पहले कि इस पे भी एक परियोजना है। परियोजनाएं इस पे जो परियोजनाएं हैं वो कौन सी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। और इसके बारे में एक फैक्ट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक फैक्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ध्यान रखना, यहाँ पर गुरुत्वीय बांध की हम बात कर रहे हैं, सीधे केवल ऊंचे बांध की बात नहीं कर रहे हैं। गुरुत्वीय बांध, ये चीज़ ध्यान रखना, वरना कहते फिरो
कि नहीं सर ने तो भाखड़ा नागल बांध ये लिखा दिया कि सबसे ऊंचा है, तो गुरुत्वीय बांध की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे ऊंचा जो बांध है वो गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा नागल बांध। और अगर सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो कौन सा बांध हो जाएगा बताइए? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा यहाँ पर मैं लिख ही दूँ, वरना कोई भाई हमारा कमेंट कर दे कि सर आपने क्या पढ़ा दिया। सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, राइटिंग को हम थोड़ा सा सुधार लेंगे। सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, तो ये हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हीरा कुंड लिख रहा हूँ मैं, टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक, आगे बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है छोटी सी, उसको भी पढ़ ही लेते हैं साथ में। तो उस नदी का नाम हो जाएगा व्यास नदी, व्यास। इसके साथ में ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा सही रहता है। तो जो व्यास नदी है ये सूरज कुंड से निकलती है, सूरज कुंड, सूरज कुंड से निकलकर भारत में ही सतलज में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। ठीक, तो ये जो ब्यास नदी है इसी को हम साथ साथ में कवर करते चलते हैं। तो ये जो हमारी नदी हो जाएगी ब्यास, सूरज कुंड से निकलकर भारत में ही सतलज नदी में मिल जाएगी। और ये इससे जो रिलेटेड एक और फैक्ट है वो ये है कि यह भारत में उद्गमित होती है, भारत से कर देते हैं यहाँ पर, जिससे कि ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए। भारत से निकलकर भारत में ही मिल जाती है। बात करें, अगर हमने आप लोगों को दिखाया नहीं है तो हम वो दिखा देते हैं आप लोगों को कि कैसे करके ये निकलती है और कहाँ पर ये मिल जाती है। ये यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये जो व्यास नदी है, ये देखिए ये व्यास नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पर सूरज कुंड है, सूरज कुंड। और कहाँ पर है ये? तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से निकल कर ये यहाँ से बहते हुए ये सतलज में मिल जाती है, यहाँ पर सतलज में मिल जाती है। और सतलज की जब हमने बात की थी तो ये कहाँ से आती है? राक्षस ताल झील लिखा हुआ है, राक्षस ताल या राक्षस ताल इसको बोलते हैं, हमने आपको बताया। और ये कहाँ से आती है? मानसरोवर, मानसरोवर ये है, ये मानसरोवर है, ये राक्षस ताल है। ठीक है, यहाँ पर पंचनद बनाती है ये भी हमने आप लोगों को बताया है। और उसके बाद में अब हम आगे बात करें, यहाँ पर हमने अगर झेलम नदी की बात की और चेनाब नदी, ये देखिए यहाँ से निकलती है और ये यहाँ से बहते हुए सीधे यहाँ तक जाती है। तो सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, यहाँ पर सतलज भी है लेकिन वो उतनी लंबी नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं। एक कौन सी नदी हमारी बची है अभी? व्यास भी हो गई, सतलज भी हो गई, रावी बची है अभी, रावी नदी बची है, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। रावी, तो रावी के बारे में हम फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें रावी, यहाँ पर तू आजा इधर रावी, और हम फटाफट से बात कर लेते हैं उद्गम इसका कहाँ है? इसका उद्गम तो ये है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पढ़ाया था? रोहतांग दर्रा कहाँ पढ़ाया था? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, और उसके बाद में फिर ये चेनाब में मिल जाती है। मुहाना कहाँ हो जाएगा इसका? चेनाब। यहाँ पर ये नदियाँ जो हमारी हैं वो कंप्लीट होती हैं। और अगर हम बात करें सतलज नदी के बारे में, तो यहाँ से एक हरिके बैराज निकलता है, जो फिर क्वेश्चन पुटअप होता है। हरिके बैराज है यहाँ से थोड़ा सा पीछे ही, यहाँ पर हरिके बैराज है,
हरिके बैराज है जिससे एक नहर निकाली गई है, नहर इंदिरा गांधी निकलती है जो पूरे भारत की सबसे क्या है, लंबी नहर है। यहाँ पर हरिके बैराज जो है, इसके सिंधु जो सतलज नदी है, यहाँ पर सतलज नदी की हम बात कर रहे हैं, सतलज नदी के पड़ोस में ही जहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है, वहाँ पर एक हरिके बैराज बनाया हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज, मतलब डैम टाइप का, जैसे डैम बोलते हैं, डैम टाइप का बनाया हुआ है। और वहीं से एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। और वह नहर जो है वह राजस्थान को पूरा उसने एकदम हरियाली में बदल दिया है। राजस्थान के लिए वो जो नहर है वो निकाली गई है और उस नहर ने राजस्थान के जो शुष्क एरिया था उसको हरियाली में बदल दिया है। तो ये भारत की सबसे लंबी नहर हो गई है। तो हमने बात कर ली है लगभग सभी जो नदियां हैं। सिंधु नदी, जो हमारा सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है वो ख़त्म होता है इसी वीडियो में। और आई होप अब आप लोगों को कुछ सिंधु नदी से रिलेटेड बताना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हमने सब बता दिया है आपको। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले सिंधु नदी पढ़ी, उसके बाद में फिर हमने झेलम नदी पढ़ी, उसके बाद में फिर हमने चेनाब नदी पढ़ी, फिर सतलज पढ़ी, उसके बाद में रावी पढ़ी और ब्यास पढ़ी। ये हमने सभी के सभी 6 की 6 नदियाँ जो हैं, 6 की 6 नदियाँ, 6 नदियाँ हमने समाप्त कर दी हैं इस वीडियो में। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी के ऊपर होगा। और आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को जो भी बताया है उसको आप लोग ज़रूर रिवीजन ज़रूर करिए, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो सकें। ठीक, तो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।